नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हेलो किसान कार्यक्रम में हम हर दिन अलग अलग विषय आपके लिए लेकर आते हैं, जिस पर विशेषज्ञ मेहमानों से हम विस्तार से चर्चा करते हैं और उस विषय से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हासिल करने की कोशिश करते हैं। आज का दिन है गुरुवार का, जिस दिन हम खास तौर पर पशुपालन से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उन विषयों पर जिस पर आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। आज हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा डेयरी फार्मिंग और भेड़ बकरियों से कैसे बढ़ाए आय। तो इन दो विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप भी अपने सवाल इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे खास मेहमानों से आप कोई राय ले सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। तो नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, यानी कि मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखें और फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर पुनीता गहलावत, जो कि उपनिदेशक है पशुपालन विभाग, गुरुग्राम, हरियाणा में। और इसके साथ ही हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अरुण कुमार तोमर, जो कि निदेशक है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर, राजस्थान में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और डेयरी फार्मिंग की जहां तक बात है तो डॉक्टर पुनीता, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यूं तो जो पशुपालन है वो देश के जो हमारे किसान हैं उससे जुड़े ही रहते हैं, लेकिन अगर इसे एक व्यवसाय का रूप दे दे तो किस तरह से वो अपनी आमदनी में काफी इजाफा कर सकते हैं। और इस वक्त डेयरी फार्मिंग किस तरह की संभावनाएं आप हमारे देश में देख रही हैं? जैसे आप सब जानते ही हैं कि अब आने वाले समय में कृषि के लिए भूमि जो थी वो उसमें काफ़ी स्टैग्नेशन आ रही है, परंतु डेयरी फार्मिंग के लिए अब भी बहुत स्कोप है। और जब हम डेयरी की बात करते हैं तो डेयरी में गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि अन्य जो पशु हैं वो इसमें आते हैं। सारा पशुधन इसमें इंक्लूड होता है। और डेयरी से सिर्फ दूध ही नहीं, अंडा, मीट, उसके अलावा जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एक आदमी अपनी डेयरी एस्टैब्लिश करता है और उसके पास दूध की मात्रा अधिक है, तो उस दूध से वो खोआ, पनीर, घी, आइसक्रीम, चीज़ इत्यादि कई तरह के प्रोडक्ट बना सकता है। इसी तरह भेड़ बकरी से ऊन, अंडा, ऊन और मीट के अलावा जैसे कई तरह के ऐसे और प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। और जो अपनी गौ माता है, गौ माता का जो गोबर है वो भी, मतलब गौ माता का हर प्रोडक्ट जो है वो एक किसी ना किसी यूज़ का, फायदे का स्रोत है। गोबर से भी कई चीज़ें जो हैं आजकल जो हैं गौशालाओं में और अन्य डेयरियों में भी, बड़ी डेयरियों में लोग बना रहे हैं। और ये तो प्राचीन समय से ही जो है खाद बनाते ही आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब बायोगैस प्लांट्स, बायो सीएनजी है, और गोबर से जो लघु उद्योग में जो इच्छुक हैं तो कई तरह की चीज़ें हैं। जैसे गोबर से फिनाइल है, धूप अगरबत्ती है, गोबर से ईंधन जो बनाते हैं गोबर के कंडे हैं। विकल्प सामने आ जाएंगे अगर डेयरी फार्मिंग की आप शुरुआत करते हैं। बहुत तरह के उत्पाद और भी आपको मिलेंगे, यानी कि जो आमदनी का जरिया है वो कई सारे हो जाएंगे। तो इससे फायदे ही फायदे हैं। और डेयरी फार्मिंग के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। हमारे देश में दूध उत्पादन बहुत बड़ा व्यवसाय है। कम लागत में पशुपालन कर पशुपालक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। यही कारण है कि सरकार पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकार ने पशुपालन से संबंधित कई योजनाएं बनाई है, जिससे पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार द्वारा पशुपालन से जुड़ी अनेक कार्यक्रम भी आयोजित होते रहते हैं, जिसमें प्रशिक्षण लेकर किसान आसानी से डेयरी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। दुग्ध इकाई शुरू करने के लिए पशुपालक बैंक से लोन भी ले सकते हैं। डेयरी इकाई स्थापित करने के बाद दूध से अलग अलग उत्पाद बनाकर ज्यादा कमाई की जा सकती है। ज्यादा दूध उत्पादन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है।
जैसे किसान उन्नत किस्म की गाय भैंसों का चुनाव करे, पशुओं के रखरखाव का खास ख्याल रखे, उन्हें संतुलित आहार दे। संतुलित अनाज में 1/3 अनाज, 1/3 दलहन, साथ ही पशुओं को हरा चारा जरूर खिलाए, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, जो पशुओं के दूध में बढ़ोतरी करता है। पशुओं के रहने के स्थान को साफ सुथरा और आरामदायक होना चाहिए। पशुओं के बीच पर्याप्त दूरी रखें ताकि उन्हें उठने बैठने में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही उनकी सेहत का खास ख्याल रखें। बीमारियों के बारे में पूछना भी जरूरी होता है। साथ ही पशु का थन भी जरूर चेक कर ले ताकि पशुओं के स्वास्थ्य का सही पता चल सके। तो डेयरी फार्मिंग से जुड़ी ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और भेड़ बकरी पालन के बारे में भी जानकारी लेते हैं। डॉक्टर तोमर, आपसे जानना चाहेंगे कि भेड़ बकरी पालन को अगर व्यवसाय के तौर पर अगर किसान अपनाते हैं तो किस तरह से उनकी आमदनी में अच्छा इजाफा हो सकता है, क्या संभावनाएं इसमें हैं? देखिए, भेड़ बकरी पालन हमारे देश में सदियों से होता आ रहा है जी। ये रीढ़ है ग्रामीण परिवेश में रहने वाले की, जहाँ कुछ नहीं हो सकता वहाँ पर भेड़ बकरियों को पालकर अपनी आजीविका को ठीक से चलाया जा सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में बहुत से किसानों के पास बहुत कम ज़मीन है, या उनकी ज़मीन खेती करने योग्य नहीं है, या ककरीली और पथरीली है, जहाँ पर कुछ भी खेती और बड़े पशुओं को पालना नामुमकिन है या मुश्किल से पाला जा सकता हो। ऐसी स्थिति में देश का गरीब किसान या भूमिहीन किसान इन छोटे पशुओं भेड़ बकरी और खरगोश को पालकर अपनी आजीविका चला सकता है। ये भेड़ बकरी और खरगोश पालन निरंतर वर्ष भर रोजगार उपलब्ध कराते हैं और हर समय अतिरिक्त आय के रूप में किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन परंपरागत भेड़ और बकरी पालन के बजाय आज समय बदल रहा है और समय की मांग को देखते हुए हम भेड़ और बकरी पालन को एक व्यावसायिक तौर पर करें तो हमें ज़्यादा मुनाफा उनसे प्राप्त हो सकता है जी। हम एक एक पशु से अधिक उत्पादन लेने के लिए हर वैज्ञानिक प्रबंधन करें, जिससे कि पशुओं से प्रतिदिन उत्पादन प्राप्त किया जा सके और अधिक आमदनी ली जा सके जी। भेड़ बकरी मैं अपने विषय में बात करूं तो ये किसानों के लिए चलते फिरते बैंक हैं और किसानों की हर आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। बिल्कुल। तो ऐसे में किस तरह से भेड़ बकरी पालन के दौरान आप वैज्ञानिक विधियों को अपना सकते हैं और इससे क्या लाभ हैं, जानेंगे विस्तार से। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। किसान खेती के साथ साथ पशुपालन करके अपनी आमदनी निश्चित ही बढ़ा सकते हैं। इसके लिए उन्हें पशुपालन के विषय में अच्छी जानकारी होना भी जरूरी है। किसान भेड़ और बकरी पालन करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। बात अगर भेड़ पालन की जाए तो ये एक प्राचीन व्यवसाय भी है। इससे दूध, मांस, ऊन आदि तो मिलते ही है, साथ ही साथ भेड़ की खाद भूमि को भी अधिक उपजाऊ बनाने में भी सहायक है। भेड़ पालन करते समय कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। भेड़ के रहने का स्थान स्वच्छ तथा खुला होना चाहिए। पीने के लिए स्वच्छ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना चाहिए। भेड़ों को दोपहर में आराम देना चाहिए। गाभिन भेड़ को 250 से 300 ग्राम दाना प्रति भेड़ सुबह या शाम में देना चाहिए। भेड़ के बच्चे को पैदा होने के बाद तुरंत फेंसा पिलाना चाहिए और पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। व्यवसाय के रूप में इससे कम लागत में अधिक आमदनी कमाई जा सकती है। इसी प्रकार बकरी पालन भी कम लागत और सामान्य रखरखाव में आसानी से किया जा सकता है। बकरी पालन व्यवसाय गरीब किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए आय का एक अच्छा स्रोत है। बकरी पालन मुख्य रूप से मांस और दूध के लिए किया जा सकता है। अगर किसान बकरी पालन को वैज्ञानिक तरीके से करे तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बकरी पालन शुरू करते समय उच्च नस्ल की बकरियों का चयन करें। साथ ही बकरियों का शेड इस तरह बनवाएं कि उनको शुद्ध हवा मिल सके। बकरियों के उचित रखरखाव और आहार प्रबंधन का खास ख्याल रखें। किसान बकरियों को चराने के बाद उन्हें उचित चारा दे, जिससे उनके मांस और दूध में वृद्धि हो सके।
आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लक्ष्मण सिंह जी इस वक्त राजस्थान से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। अजी, हमारे गाय है कि काले रंग की गाय है और 22-23 लीटर दूध देती थी, ठीक है, लेकिन अभी वो 8-7 दिन से 7 लीटर ही दूध दे रही है। बांटा भी करती है, थोड़ा सूखा चारा तक करने में तो दिकदारी नहीं कम करती है, पानी भी पीती है, सब करती है, लेकिन दूध कम ही हो रहा है जी। तो दूध उत्पादन कम हो पा रहा है, आइए जानते हैं इसके बारे में। डॉक्टर पुनीता, क्या वजह हो सकती है और क्या सलाह देंगे आप इन्हें? लक्ष्मण सिंह जी, आपकी ये गाय ने बच्चा कब दिया था, कब ब्याई थी ये? बच्चा दिए तो उसको 2-3 महीने हो गए। और कौन सी बार ब्याई है ये? हेलो, कौन सी बार का बच्चा है ये? बच्चिया है। ठीक है लक्ष्मण जी, एक तो आपको सबसे पहले गाय को आप कैल्शियम दीजिए, कैल्शियम, और साथ में नहीं तो खनिज मिश्रण अगर आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2-3 महीने ही हुए हैं ब्याए हुए, तो अभी दूध कम नहीं होना चाहिए कायदे से। और दूसरा इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी मैनेजमेंट कैसी है। मैनेजमेंट में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक तो उसे आप संतुलित आहार दीजिए, और साथ में खनिज मिश्रण जो है 50-50 ग्राम सुबह शाम ज़रूर दीजिए। साथ ही आप ये देखिए कि उसको कोई बीमारी के लक्षण तो नहीं दिखा रही है। आपने बताया पानी ठीक पी रही है, लेकिन सूखा चारा कम खा रही है। हो सकता है उसको अंदर शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो या कोई बीमारी हो, जिससे उसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता भी कम हो गई है। आप उसका एक बार चेकअप करा लीजिए। और साथ में यदि आपको समय हो गया और उसे कृमि रहित नहीं किया है, उसको पेट के कीड़ों की दवाई नहीं दी है, तो पेट के कीड़ों की दवाई भी आप उसको तुरंत दीजिए। और यदि वो आगे की हो गई है और गाभिन हो रही है, तो उसमें आप उसको एक स्पेसिफिक दवाई ही है जो पेट के कीड़ों के लिए दी जानी चाहिए, वो दवाई दीजिए। पर एक बार इसका चेकअप ज़रूर कराइए, क्योंकि हो सकता है उसे कोई अंदर इन्फेक्शन हो या कोई बीमारी हो, जिस वजह से वो पहले इतना ज़्यादा दूध था और अब सिर्फ 7 लीटर दूध दे रही है। इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आनी चाहिए, अनलेस वो उसको ब्याए, कई बार वो ब्याह चुकी है और अब वो एक बूढ़ी गाय हो गई है, तो वो अलग बात है। मुझे ऐसा लगता नहीं आपकी बात से कि वो बहुत ज़्यादा बार ब्याई होगी। तो आप उसका एक बार पूरा चेकअप ज़रूर करा लीजिए और खून और पेशाब की जांच ज़रूर कराइए। जी लक्ष्मण जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आप आहार का ध्यान तो बिल्कुल रखें, और साथ ही बेहतर होगा कि किसी पशु चिकित्सक से भी संपर्क कर ले। जैसा कि डॉक्टर पुनीता ने बताया है कि संक्रमण का खतरा हो सकता है, और ऐसी कोई स्थिति तो नहीं है, एक बार इसके लिए जांच करा लेना बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और डॉक्टर तोमर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने जैसे कि कार्यक्रम के शुरुआत में बताया कि पारंपरिक तौर पर तो भेड़ और बकरी पालन लोग करते ही हैं, लेकिन अगर वैज्ञानिक तरीकों से अगर करें तो उन्हें अच्छा लाभ हो सकता है। जाहिर तौर पर इसके लिए प्रशिक्षण लेना बेहतर रहेगा। तो ऐसे में अगर कोई भेड़ बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं और प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो कहां से प्रशिक्षण ले सकते हैं? देखिए, आपने बहुत सही कहा कि किसी भी चीज़ में यदि आपको उत्पादन ज़्यादा लेना है तो उसके लिए वैज्ञानिक प्रबंधन जरूरी है जी। और वैज्ञानिक प्रबंधन की जो ट्रेनिंग है वो हमारे कृषि विश्वविद्यालय, वेटनरी यूनिवर्सिटी और हमारे जो 2 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो 2 संस्थान हैं, एक तो हमारा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर राजस्थान, और दूसरा जो बकरी अनुसंधान संस्थान केंद्र फरे मथुरा में है जी। इनके अतिरिक्त जो पशु विज्ञान केंद्र आज राजस्थान गवर्नमेंट ने, दूसरी गवर्नमेंट ने खोले हैं, वो किसानों को शिक्षित करने के लिए कि वो कैसे भेड़ और बकरी पालकर वैज्ञानिक तरीके से उनका देखरेख करें जी। और अधिक आमदनी प्राप्त करें। तो इसके लिए 1 दिन से लेके 3 महीने तक का प्रशिक्षण होता है। कई बार ये सरकार द्वारा प्रायोजित होता है और कई बार ये शुल्क देकर 1 दिन का, 3 दिन का, 8 दिन का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है। उस सर्टिफिकेट कोर्स के बाद किसानों को या भेड़ पालकों को बैंक के माध्यम से लोन लेने में भी आसानी रहती है कि ये किसान प्रशिक्षित है और किसी अच्छे संस्थान से जुड़ा हुआ है, इसको
वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए तकनीकी ज्ञान निरंतर प्राप्त होता रहेगा और इसने ट्रेनिंग ली है। जी। तो ट्रेनिंग लेना हर किसान के लिए जरूरी है, बिल्कुल। चाहे वो गाय का काम करे, चाहे वो भैंस पालन करे, या चाहे वो भेड़ बकरी और मुर्गी पालन करे। और प्रशिक्षण की व्यवस्था है तो इसका जी, लाभ आप बिल्कुल, जरूर उठाएं, इससे आपको सफलता भी मिलेगी। जी, बिल्कुल। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। बहुत क्लोज रहता है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम डेयरी फार्मिंग और भेड़ बकरी पालन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर इन विषयों के बारे में आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर पुनीता, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डेयरी फार्मिंग व्यवसाय की शुरुआत अगर कोई किसान करना चाहता है तो उसे किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए, साथ ही जो डेयरी फार्म वो लगाएंगे उस स्थान का चयन जो है उन्हें किस तरह से करना चाहिए? यदि कोई भी किसान डेयरी फार्मिंग करना चाहता है तो उसे सबसे पहले तो किस जगह पे डेयरी आपको बनानी है, तो स्थान का जो चयन है वो इस तरह हो कि आपका सड़क से, यातायात से वो जुड़ा हुआ हो, ताकि आप जब वहाँ पर पशु कोई उपकरण लाएंगे या फिर जब उस दूध, जो डेयरी से दूध उत्पन्न होगा या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की आप बिक्री करना चाहेंगे, बिकॉज मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, तभी वो व्यवसाय के रूप में आप उससे लाभ उठा सकेंगे। बिल्कुल। तो वो सड़क से जुड़ा हो, लेकिन उसके आसपास कोई नज़दीक कारखाना, बड़ा कारखाना भी नहीं होना चाहिए। और जिस खेत में आप अपना डेयरी फार्म बनाएं वहाँ पर जहाँ तक संभव हो सुनिश्चित करें कि छायादार वृक्ष हो और पानी की सुविधा अच्छे से उपलब्ध हो। साथ में शोरगुल से थोड़ा सा ये डेयरी फार्म दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और डेयरी फार्म में स्थान के साथ साथ जो आप शेड वगैरह पशु के लिए बनाते हैं तो उसमें सुनिश्चित करें कि ज़मीन से 2-3 फीट ऊंचाई पे आपके पशु का शेड हो, ताकि उसका जो मल मूत्र है या पानी का निकास जो है वो आसानी से हो सके और साफ़ सफाई, गोबर इत्यादि जो है अच्छे से सफाई की जा सके। और जो दीवारें हैं कम से कम 10-12 फुट ऊंची होनी चाहिए शेड की। जो शेड की दिशा है वो लंबाई पूर्व पश्चिम और खिड़की दरवाजे उत्तर दक्षिण में होने चाहिए, ताकि वो मौसम का विपरीत हवाओं का पशु के ऊपर असर ना पड़े। जो छत आप बनाते हैं वो छत कोशिश कीजिए पक्की छत हो, ईंटों की छत हो, क्योंकि टिन की छत, कई जगह टिन की छत भी होती है। टिन की छत में सर्दी में ठंडी और गर्मी में गर्म हो जाती है। और घास फूस की अगर हम छत बनाते हैं तो वो छत ड्यूरेबल भी नहीं रहती और उसमें आग लगने का खतरा भी रहता है। जी, साथ ही जो ऊपर छत समतल भी हो सकती है और ढलान वाली हो सकती है, लेकिन ढलान वाली छत में जो है सूर्य की रोशनी और हवा का जो आवागमन है वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसी तरह जो बिजली की फिटिंग हम करवाते हैं पशुशाला में, उसमें हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि बिजली की तारें जो हैं वो अच्छे से सील की हुई हों और कोई भी तार तक पशु की पहुंच ना हो, ताकि उसको बेवजह किसी वजह से करंट इत्यादि ना लग सके। जी। साथ ही जो
पशु का माफ कीजिएगा डॉक्टर पुनीता, आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं और फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पटेल जी मीणा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान से। जी पटेल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैडम मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, जो 4 किलो से ज्यादा दूध देती हो बकरी, ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलती है क्या मैडम? ठीक है, आइए जानते हैं डॉक्टर तोमर। देखिए 4 किलो की बकरी बहुत कम देखने में आती है, लेकिन भारत में कुछ नस्लें हैं जैसे बीटल है या झकराना है, और कुछ अच्छे प्रबंधन में सिरोही नस्ल की बकरियां भी कई बार 4 किलो तक दूध दे देती हैं। सरकार जहाँ पर भी इनके आनुवंशिक जो शोध कार्य चल रहे हैं वहाँ से सब्सिडी रेट पे किसानों को अच्छी बकरियां और बकरे उपलब्ध कराती है। यदि आप सिरोही नस्ल की बात करें तो हमारा संस्थान 1976 से सिरोही नस्ल के आनुवंशिक सुधार के कार्यक्रम पे काम कर रहा है। इसके अलावा जो मखदूम में जो बकरी अनुसंधान है उसमें 3 से 4 बकरियों के नस्लों पे काम हो रहा है। वहाँ पर भी आप अच्छी नस्ल की बकरियां प्राप्त कर सकते हैं जो निश्चित ही जो बाजार का जो मूल्य है उससे कम कीमत पर संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जी डॉक्टर तोमर, यहाँ पर नस्लों की बात चल रही है तो मैं चाहूंगी कि आप भेड़ों की भी कुछ अच्छी नस्लों के बारे में यहाँ पर हमें बताएं। बिल्कुल, देखिए किसी भी जब भेड़ पालन की हम बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि कौन सी भेड़ रखें। इसके लिए सबसे पहला बात आपको ध्यान रखना है कि आप किस उद्देश्य से भेड़ पालना चाहते हैं। यदि आप अच्छी ऊन के लिए भेड़ रखना चाहते हैं तो आपको देखना होगा किस जलवायु में आप अच्छी ऊन की भेड़ें रख सकते हैं। यदि अच्छी ऊन की बात करें जिनसे कपड़े हम बना सकते हैं तो हमारे देश में ठंडे यानी ज्यादा ठंडे प्रदेश या जलवायु में आप अच्छी ऊन उत्पादक भेड़ नस्लों को रख सकते हैं। और मुख्य रूप से जो भारतीय नस्लें हैं वो कारपेट टाइप की ऊन उत्पन्न करती हैं। अच्छा। जो हमारी राजस्थान की है, उत्तर प्रदेश की है, गुजरात की है, हरियाणा की जो भेड़ नस्लें हैं ये सारी कारपेट उत्पादक ऊन बनाती हैं, पैदा करती हैं और आप उनको रख के भेड़ पालन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भेड़ नस्लें जो हमारे दक्षिण भारत के हिस्सों में पाई जाती हैं उनसे ऊन नहीं प्राप्त होती, वो बिना ऊन की भेड़ें हैं और उनसे मांस के लिए उनको पाला जा सकता है। अच्छा। तो उद्देश्य के हिसाब से अलग अलग प्रांत, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में भेड़ों की नस्लें उपलब्ध हैं और उनको आप वहां से खरीद के पाल सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हेलो किसान कार्यक्रम में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी इस वक्त बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंदस्वरूप जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नंदस्वरूप जी मेरी आवाज मिल रही है? नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी से जी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि 10 बकरियों को पालने के लिए हमें जो जिस स्थान से रखे बाड़ा बनाते हैं वो कई फुट का होना चाहिए, और दूसरी चीज हमें उनको कौन सा चारा खिलाना चाहिए, कि ज्यादा नमी वाला चारा खिलाना चाहिए कि सूखा चारा देना चाहिए, किस हिसाब से देना चाहिए? जी आइए जानते हैं। जी डॉक्टर तोमर। देखिए नंदस्वरूप जी, बकरी बिल्कुल उसी तरह से पाली जा सकती है जैसे हम बड़े पशुओं को पालते हैं, लेकिन आहार व्यवस्था जितनी सस्ती होगी, जितनी लागत उस पर कम लगेगी, उतनी ही आमदनी ज़्यादा होगी। बकरियों का यदि प्रिय चारे की आप बात करें तो पेड़ पौधों के पत्ते उसका सबसे प्रिय भोजन है। हरे चारे के अलावा यदि हमें 60% सूखा चारा भी हम उपलब्ध करा दें तो लागत जो है आहार व्यवस्था में कम हो जाएगी। बकरियों को एक दिन में कम से कम 3 से 4 किलो अच्छे संतुलित आहार की जरूरत होती है। इसमें हम प्रयास करें हरे चारे और सूखे चारे के अलावा लगभग 300 से 400 ग्राम या उसकी उत्पादन क्षमता को देखते हुए आप संतुलित दाना भी उसको दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त उसको दिन में 30 से 50 ग्राम नमक उसकी आयु और उसकी उम्र को देखते हुए उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे कि बकरी की उत्पादन क्षमता बनी रहे और उसके शरीर की सभी आवश्यकताओं को संतुलित रूप में पूर्ण किया जा सके। जी। इसके अलावा डॉक्टर तोमर, इन्होंने ये भी पूछा था कि 10 बकरियों के लिए जो बाड़ा है वो कितना बड़ा होना चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए? एक बकरी को लगभग 10 स्क्वायर फीट स्थान की जरूरत होती है जी। यदि वो बाड़ा अंदर रखना है, और इसके अलावा 3 से 4 गुना
उसको खुले आवास की आवश्यकता होती है, जिसमें वो अपनी मर्जी से घूम फिर सके। क्योंकि बकरी को एक जगह बांध के पालना थोड़ा सा उसकी स्वभाव के विपरीत है। तो हम लोग उसको अंदर शेड में रहने के लिए लगभग 10 स्क्वायर फीट का स्थान प्राप्त हो, जिसमें वो आराम से अपने बच्चे के साथ बैठ सके, और बाहर उसको घूमने फिरने के लिए उससे 3 गुना स्थान उसको मिले, ताकि वो आराम से बाड़े में घूम फिर भी सके और आवश्यकता अनुसार छायादार स्थान का उपयोग कर सके। जी बिल्कुल। तो नंद स्वरूप जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सभी सवालों का जवाब आपको यहाँ पे मिल गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर पुनीता, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम नस्लों की बात कर रहे थे और जो पशु हैं उनसे अच्छा उत्पादन प्राप्त हो, इसके लिए ज़रूरी है कि अच्छी नस्ल के जो पशु हैं वो पाले जाए। तो ऐसे में गाय या भैंस से अगर डेयरी फार्मिंग की शुरुआत कोई करना चाहते हैं तो आप कुछ अच्छे नस्लों का सुझाव यहाँ पर दें। अगर गाय की बात करें तो कौन सी नस्लें अच्छी रहती हैं? यदि पशुपालक अधिक फैट वाला दूध लेना चाहता है तो उसे भैंस पालन करना चाहिए, और अधिक प्रोटीन और कम फैट वाला दूध चाहता है तो गाय पालन जो है उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अब हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की जो मुर्रा है, हरियाणा की मुर्रा नस्ल है, वो देश में नहीं विश्व प्रसिद्ध नस्ल है। और मुर्रा जो भैंस है ये इसका दूध तो अच्छा होता ही है, साथ में ये हमारे जो हमारे वातावरण के हिसाब से बहुत अच्छे से अडेप्टेड है, और इसीलिए इसको गोल्ड जो ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। साथ में भैंस की अगर और नस्लें हम बात करें तो सुरती है, जाफराबादी है, महसाना है। तो हर प्रदेश के हिसाब से जो है अलग अलग नस्लें हैं। और आप गाय की अगर बात करते हैं तो गाय में अगर पशुपालक ये चाहता है कि उसको दूध अधिक मात्रा में मिले तो संकर नस्ल की गाय प्रेफर की जाती है। परंतु देसी नस्ल की गाय अगर वो लेता है तो भले ही उसका दूध संकर नस्ल की कंपैरिजन में कम होता है, परंतु देसी नस्ल की गाय जो है वो ज़्यादा टफ होती है, और हमारे जो वातावरण में खासतौर पे गर्मी में जो है वो उसकी हीट रेजिस्टेंस कैपेबिलिटीज बहुत अधिक होती है, और वो जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ती। और देसी नस्ल में हरियाणा नस्ल है, साहिवाल है, गुजरात की गिर है, राजस्थान की थारपारकर है, लाल सिंधी है। इस तरह से क्षेत्र के हिसाब से जो है अलग अलग देसी नस्लें हैं, और इनका जो दूध है वो काफ़ी पौष्टिक तो है ही, साथ में कई तरह की बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता जो है वो पीने वाले में उत्पन्न करता है। डॉक्टर पुनीता, इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। अजीत जी इस वक्त उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। अजीत जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हेलो हेलो जी। अजीत जी, कृपया अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, इससे बातचीत में रुकावट आएगी। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार अजीत जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ मैडम, मेरा उड़ीसा पड़ता है, सुंदरगढ़। जी। मैं डायरी फार्म किया हूँ, कम से कम नहीं तो 1000 गाय मेरे पास में है। अच्छा। और मैं ओमफेड को दे देता हूँ, हम लोग का उड़ीसा में ओमफेड है, वहाँ सप्लाई कर देता हूँ। इसलिए मेरा ज्यादा मुनाफा नहीं होता, उसका फूड प्रोसेसिंग करना चाहता हूँ जी। तो मैडम कैसे कांटेक्ट करूँ? यहाँ उड़ीसा में कोई फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, आइए जानते हैं। अच्छा सवाल है आपका कि प्रोसेसिंग से जुड़ना चाहते हैं, क्या करें ऐसे में? डॉक्टर पुनीता। अजीत जी, आप जो है भारत सरकार की बहुत तरह की ऐसी स्कीम है, और आपके राज्य सरकार की भी कई प्रकार की इस तरह की स्कीम्स होंगी जिसमें जो है पशुपालकों को प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग यूनिट लगाने के लिए जो है सब्सिडी दी जाती है, स्कीम्स के माध्यम से उन्हें लाभ दिया जाता है, और इसमें पशुपालक लोन भी ले सकता है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा सरकार में 10 लाख रुपए तक का पशुपालक जो है, छोटी यूनिट है तो 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है, और उस पर उसको 25% सब्सिडी है जो एक इंटरेस्ट सबवेंशन के माध्यम से उसे दी जाती है।
और इसमें पशुपालक 10 लाख रुपए की कोई भी यूनिट जो है अपने वहाँ पे डेयरी में लगा सकता है। इसी तरह जो भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनका आप लाभ उठाकर उसके लिए आपको भारत सरकार की वेबसाइट पे आप घर बैठे मोबाइल में आप चेक कर सकते हैं और उसमें आप अप्लाई कीजिए और यदि आप एलिजिबल हुए तो आपको ज़रूर उसका लाभ मिलेगा। और नज़दीकी आपके जो भी ज़िला स्तरीय पशुपालन विभाग का जो ऑफिस है उसमें एक बार आप ज़रूर जाइए और वहाँ पे जो है वो आपको सभी जो आपके एरिया की जो स्कीम चल रही है उसके बारे में आपको अपडेट भी कर देंगे। और यदि किसी प्रशिक्षण की ज़रूरत होगी, किसी स्कीम का लाभ कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें प्रशिक्षण अनिवार्य है, तो यदि कोई प्रशिक्षण की अनिवार्यता होगी तो हर ज़िला स्तर पे पूरे भारतवर्ष में अलग अलग समय पर कई तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं, तो आपको बहुत दूर भी नहीं जाने की ज़रूरत है। तो नज़दीकी ज़िला जो अधिकारी हैं आपके पशुपालन विभाग के उनसे संपर्क कीजिए और साथ ही आप वेबसाइट पे भी चेक कीजिए, बहुत सारी स्कीम्स है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो अजीत जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और सरकार की कई तरह की योजनाएं हैं, हमें उम्मीद है कि इन योजनाओं का लाभ आप जरूर उठाएंगे और आपको इसमें सफलता भी मिलेगी। बहरहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम डेयरी फार्मिंग और साथ ही भेड़ बकरी पालन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में आप भी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए इनका सवाल लेते हैं। हीरालाल जी इस वक्त मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हीरालाल जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। हेलो जी हीरालाल जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अरे ये बकरी पालन को जैसे लोन लेना पड़े तो कहाँ जाना पड़ेगा? जी ठीक है, आइए जानते हैं डॉक्टर तोमर। हीरालाल जी, बकरी पालन के लिए लोन नाबार्ड एक बैंक है, वहाँ से आपको मिलेगा। लेकिन आजकल भारत सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है नेशनल लाइवस्टॉक मिशन पे, उसमें 500 या 200 बकरियों को पालने के लिए बहुत ही सस्ती दरों पर लोन मिल रहा है। 500 बकरियों पे 50 लाख तक की सब्सिडी है और 50 लाख तक का आपको बैंक से लोन लेना होगा बहुत सस्ते ब्याज दर पे।
तो इसके लिए आप नेशनल लाइवस्टॉक मिशन जो भारत सरकार का है उस पर आप लॉग इन करके पूरी जानकारी और आप अपने जो पास के पशु चिकित्सक हैं उससे पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आप उसको सबमिट कर सकते हैं। और इस तरह की योजना पिछले साल से ही ये चली है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अदरवाइज देश के जितने भी सरकारी बैंक हैं वो आपकी हैसियत को देख के पशुपालन पे या बकरी पालन पे आपको लोन की व्यवस्था आपके अपने व्यवहार को देखते हुए, आपके अपने असेट्स को देखते हुए वो देते हैं। जी बिल्कुल। तो हीरालाल जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर तोमर, आपसे जानना चाहेंगे कि भेड़ पालन जो भी किसान कर रहे हैं किस किस तरह के उत्पाद उनको मिल सकते हैं। और जैसा कि हमने इससे पहले हमारे कॉलर को भी सुना जिन्होंने 1000 गाय पाली है, लेकिन अब वो अधिक जो आमदनी है वो प्राप्त करने के लिए प्रोसेसिंग से भी जुड़ना चाहते हैं, तो इस तरह के किस तरह के विकल्प भेड़ पालकों के पास होते हैं? देखिए, भेड़ एक पर्याय है ऊन का। जी। कभी ऊन मात्र भेड़ से प्राप्त होती थी, लेकिन बाजार में जब से एक सिंथेटिक धागा आया है उसके बाद से प्राकृतिक रेशे जो भेड़ से प्राप्त होते हैं उसकी कीमत कुछ कम हुई है। लेकिन समय के हिसाब से धीरे धीरे लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ रही है और नेचुरल जो धागे हैं, ऊन है, इसकी मांग बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारी जो भारतीय भेड़ें हैं उनसे अच्छी या यूं कहें कि कपड़े बनाने की ऊन प्राप्त नहीं होती है। अब जो ऊन प्राप्त होती है उससे ज़्यादा कीमत कैसे लें, क्योंकि जो कारपेट की जो ऊन है या उससे जो नीचे की ऊन है या जिससे हम कुछ नहीं बना सकते, उस ऊन की हम कैसे कीमत बनाएं, कैसे भेड़ पालकों को ऊन की कीमत दिलाएं, इस पर हमारा संस्थान का जो टेक्सटाइल यूनिट है वो कुछ अच्छे प्रोडक्ट बना रहा है। जिस ऊन से जिसको कचरा माना जाता है, जिसको इंडस्ट्री, वूल इंडस्ट्री का वेस्ट माना जाता है, उससे हमने कुछ चीज़ें बनाई हैं। एक तो हमने बनाया है फूल का गुलदस्ता। इसको देखिए कितना सुंदर है और ये संस्थान के द्वारा बनाया गया है। इसमें हम गांव की महिलाओं को लाके जो भेड़ पालती हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं और ये नमदे की जो कटिंग्स हैं, जो नमदा बनाया जाता है, कारपेट बनाया जाता है, उनका जो वेस्ट है उसके हिसाब से इसको बनाया हुआ है। और यदि बाजार में इसको आप लेने जाएं तो आराम से 150 से 200 की कीमत है। यदि आप दूसरे फ्लोर बुके की बात करें जो 500 से 1000 रुपए की कीमत के आते हैं, उनकी उम्र की बात करें तो एक रात उनकी उम्र होती है। आप उसको दो तो वो कई बार तो मेहमान भी उसको वहीं छोड़ के आ जाता है। लेकिन ये जो गुलदस्ता संस्थान ने बनाया है इसको आराम से 2 से 5 साल अपने घर में रख सकते हैं। ये आपके ड्राइंग रूम की शोभा भी बढ़ाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने प्लास्टिक का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्लास्टिक को एक जो सोयल को बिगाड़ती है, पोल्यूट करती है, उसकी जगह जो सैपलिंग बैग है उसकी जगह हमने ऊन के नमदे से या सीट से या डस्ट से इसको हमने नॉन वूवन सीट बना के एक बैग बनाया है। इसमें आप मिट्टी डाल दें, सीड डाल दें, पानी दे दें, 2 महीने में प्लांट इतना बड़ा हो जाएगा और आप इसके साथ इसको प्लांट कर सकते हैं। ये प्लास्टिक के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है। एक, हमारी मिट्टी को खराब नहीं करेगा, दूसरा प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा क्योंकि इसमें हवा का आवागमन सुचारू रूप से होता है जिससे प्लांट को ऑक्सीजन मिलेगी, अंदर मिट्टी है उसको न्यूट्रिशन मिलेगा और ये पानी को भी सोख के रखता है। जी। पानी को सोख के रखने से पानी पौधे की आवश्यकता के हिसाब से ये पौधों को पानी उपलब्ध कराएगा। इस प्रकार से 100% प्लास्टिक के बैग को हमने रिप्लेस करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा और कम कीमत का, इसकी कीमत लगभग 1.5 से 2 रुपए है और उसमें हमारे जो स्टार्टअप है वो भी हमारे काम कर रहे हैं। लेकिन ये अभी नया प्रोडक्ट है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्लास्टिक को रिप्लेस करने का या बंद करने का सोचा है तो उसके बाद एक अल्टरनेट प्लांट सैपलिंग के लिए ये हम लोग लेके आए हैं। दूसरा, हमने एक प्रोडक्ट बनाई है कि जयपुर में जो रिजाई बहुत फेमस है उसमें एक जो आर्टिफिशियल चीजें भरी रहती हैं, लेकिन हमारे संस्थान की जो रिजाई है उसमें प्राकृतिक ऊन भरी रहती है जो कम कीमत की होती है और ऊन की जो प्रॉपर्टी है ये गर्म होती है, हल्की होती है, तो इसको भी हम लेके आए हैं। ये सब उत्पाद हमारे संस्थान ने इसलिए बनाए हैं ताकि भेड़ पालकों की ऊन का मूल्य संवर्धन होकर उसको अधिक से अधिक कीमत मिल सके। तो इसके अतिरिक्त एक और चीज आप दीदी देखेंगे, हमने एक टाइल बनाई है। अच्छा। टाइल्स में ऊन भरी हुई है और ऊन की प्रॉपर्टी को देखते हुए इसमें आप
इसको बना सकते हैं। ये बाजार की टाइल्स से सस्ती है। फ्लोर टाइल में, दीवार टाइल में या छतों की टाइल्स में आप इसको इंटीरियर के रूप में काम ले सकते हैं। और ऊन की होने के कारण अंदर का जो ग्रीन एनर्जी है वो एसी इफेक्टिव रहेगा, ठंड नहीं लगेगी, साउंड को ऑब्जर्व करेगी और इसमें एकदम से आग भी नहीं ऊन पकड़ती है। तो इतने सब फायदे होने के कारण हमारा संस्थान निरंतर किसानों को, भेड़ पालकों को ऊन के माध्यम से कैसे ज्यादा पैसा मिले इस पर हमारा संस्थान काम कर रहा है। बहुत से प्रोडक्ट लेके आए हैं। जी, तो बहुत सारे विकल्प हैं आपके पास और जाहिर तौर पे इसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना होगा। प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है, तो जरूर आपको जो है इनका लाभ उठाना चाहिए। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हमारे पास हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कृपया अपना नाम बताएं। अच्छा, हमारा संपर्क इस समय टूट गया है और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं जो ईमेल के जरिए भी हमारे दर्शक पहुँचाते हैं। ऐसा ही एक ईमेल यहाँ पर हम शामिल करते हैं। डॉक्टर पुनीता, एक सवाल पूछा है रविंदर सिंह जी ने, हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका ईमेल आया है जिसमें इन्होंने कहा है कि हमारी गाय 7.5 महीने की गाभिन है, दूध उत्पादन कम हो गया है, 8 लीटर से ज़्यादा नहीं दे पाती। ऐसा क्या खिलाएं जिससे दूध उत्पादन भी बढ़ जाए और की सेहत में भी सुधार होता रहे? एक तो रविंद्र जी, आप इसको संतुलित आहार दीजिए। संतुलित आहार में जो उसका अंदाजन जो शरीर का वजन है उसका 2 से 3% सूखा चारा और हरे चारे में जैसे आप जानते ही हैं 2 तरह के हरे चारे होते हैं, दलहनी और बिना दाल वाले। तो दलहनी जो चारा और बिना दाल वाला जो हरा चारा है, दोनों को मिक्स करके आप दीजिए। और सूखा हरा चारा जो है ये जो इसकी जो प्रोपोर्शन है वो 2/3 हरा चारा आप इसको अपने पशु को दीजिए। दाना जो आप पशु को खिलाते हैं, दाने में आप उसको जैसे आप जो उसको डाइट दे रहे हैं उसके अतिरिक्त उसको खनिज मिश्रण और साथ में नमक, 1% नमक और 2% खनिज मिश्रण दाने के साथ ज़रूर दें। और जैसे अभी इसकी जो एज के हिसाब से इसको कम से कम 4-5 किलो दाना ज़रूर दें। साथ ही में आपके पशु को समय समय पर आप पेट के कीड़ों की दवाई दें, क्योंकि पशु के शरीर में कई बार हम डाइट अच्छी देने के बावजूद कीड़ों की वजह से जो है डीवर्मिंग नहीं हो पाती, उस वजह से जो हमारा पशु है वो दूध पर नहीं आता। और दूध के लिए कैल्शियम और फास्फोरस ये बहुत ज़रूरी है। तो आप कैल्शियम जो है पशु को लिक्विड रूप में भी आप इसको कैल्शियम दे सकते हैं। अलग अलग प्रकार के कैल्शियम मार्केट में आते हैं। और अगर लिक्विड नहीं देना चाहते तो पाउडर फॉर्म में भी कैल्शियम मिलता है और वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है पशु के दुग्ध जो है बढ़ाने में। दूध उत्पादन क्षमता है पशु, वो बहुत हद तक उनके आहार व्यवस्था पर निर्भर करती है, इसीलिए आहार का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बहरहाल हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। पुष्कर जी इस वक्त हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं। पुष्कर जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैम। जी नमस्कार पुष्कर जी। मैम हम आपसे पुष्कर जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, इससे बातचीत में रुकावट आती है। फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। जी बताएं। मैम एक मेरा बाछी है, वो 25-26 महीना का है, वो गाभिन नहीं हो रही है, मतलब सीमन नहीं मान रही है। 3-4 बार सीमन दिया भी है, जर्सी का है। अच्छा ठीक है जी। डॉक्टर पुनीता। पुष्कर जी, आपने जैसे बताया आपका जो पशु है वो गाभिन नहीं हो रहा है तो इसके लिए जब वो अगली बार हीट में आता है तो आप उसका एक बार चेकअप कराइए। कई बार क्या होता है कि आप या तो उसको नेचुरल सर्विस से उसको गाभिन करवा रहे होंगे या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। तो अगली बार जब वो बोलता है तो पहले उसका आप चेकअप कराइए। हो सकता है बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन हो
जिसकी वजह से जो पशु जो है वो गर्भ ठहर नहीं रहा है उसका। और अगली बार जब वो बोलेगी तो उसको ज्ञापन ना कराकर, चेकअप कराकर उसमें बच्चेदानी में दवाई रखवाइए। दवाई में कई बार बच्चेदानी में सोजन इत्यादि भी आ जाती है। साथ ही जैसे हम अभी बात कर चुके हैं, संतुलित आहार का पशु के समय पे ज्ञापन होने में भी बहुत बहुत बड़ा योगदान है। तो आप एक बार ये भी चेक कीजिए कि जो आप उसको डाइट दे रहे हैं उसमें सब कुछ प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या सभी संतुलित मात्रा में उसको मिल रहे हैं कि नहीं। और समय समय पर इसको एक बार आप इसका चेकअप ज़रूर कराएं। और जब वो ज्ञापन कराते हैं तो कई बार ये भी होता है कि जो ज्ञापन कराने का समय है, प्रॉपर हीट के टाइम पशु को ज्ञापन कराना उचित होता है। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से अगर आप ज्ञापन कराएंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि वो प्रेग्नेंट होगी, क्योंकि इसमें जो बीज होता है वो जो फ्रोज़न स्पर्म टेक्नोलॉजी के माध्यम से बीज तैयार किया जाता है। और ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो जिस भी नर से वो बीज तैयार किया गया है उसको कई तरह के टेस्ट होते हैं जिससे उसको वो टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं। वो टेस्ट क्लियर होने के बाद ही वो बीज जो है वो प्रोसेसिंग करके और उसको आगे वितरित किया जाता है एआई सेंटर्स पर। तो आप कोशिश कीजिए कि नेचुरल सर्विस की बजाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ज्ञापन कराएं। और ये जो बीज होगा इसमें ठहरने के चांसेस तो ज़्यादा होंगे ही, साथ ही जो आपके आने वाली पशु की संतान होगी वो उसकी नस्ल और दुग्ध उत्पादन ये दोनों भी जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होंगे। बिल्कुल। तो पुष्कर जी, उम्मीद है कि जो सुझाव आपको मिले हैं उस पर ज़रूर आप अमल करेंगे और इस समस्या से आपका निदान भी मिल जाएगा। बहरहाल इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में रुकते हैं हम एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम डेयरी फार्मिंग और भेड़ बकरी पालन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आप भी इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे खास मेहमानों से आप कोई राय या सुझाव ले सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर तोमर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भेड़ बकरी पालन से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कि ज़रूरी होता है कि जो पशु हैं वो स्वस्थ भी रहे। तो ऐसे में स्वस्थ प्रबंधन के लिए आप क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे यहाँ पर? इसमें कोई दो राय नहीं है कि डेयरी हो या भेड़ बकरी पालन हो, पशु का स्वस्थ रहना बहुत ही नितांत आवश्यक है। क्योंकि एक बार यदि पशु बीमार हो जाता है
तो 15 दिन पहले और 1 महीना बाद तक उसका उत्पादन प्रभावित होता है। पशु स्वस्थ रहे इसके लिए उसके लिए स्वच्छ वातावरण, उसकी आवास व्यवस्था साफ सुथरी हो, गीलापन ना हो और पशुओं का अच्छे चारे से पेट भरा हुआ हो, संतुलित आहार व्यवस्था उसकी सुनिश्चित हो। ऐसे प्रबंधन में पशु स्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ रहकर उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त पशु बीमार ना हो, कुछ बीमारियां हैं जो सरकार के द्वारा निःशुल्क टीकाकरण कराया जाता है। उस वक्त भेड़ पालक थोड़े से जागरूक रहें और समय पे पशु चिकित्सक से अपने रेवड़ की टीकाकरण करा दें। कोई ज्यादा बड़ी व्यवस्था नहीं है, सरकार इसको निःशुल्क भी करती है और 3-4 बीमारियों के टीकाकरण करा लेने नितांत आवश्यक है। जैसे भेड़ माता का है, ठीक है, पीपीआर है और एक ईटी जो इंट्रोटॉक्सीमिया जो बीमारी है। 3 बीमारियां ज्यादातर भेड़ों में आती है, एक सीपॉक्स भी कई बार आता है। तो इनके समय पर सरकार द्वारा टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। डॉक्टर तोमर, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। आशीष जी इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। आशीष जी, कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा, फोन लाइन के जरिए बातचीत करें, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। मेरा नमस्ते जी। नमस्कार जी मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं गिर नस्ल की गाय पालना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या ये हमारे यहाँ जलवायु उचित है? जी ठीक है, बताएं डॉक्टर पुनीता, क्या मध्य प्रदेश में गिर नस्ल की गाय पाल सकते हैं? बिल्कुल पाल सकते हैं। और ये गिर जो है गुजरात की गाय है और आपने बहुत अच्छा सिलेक्शन किया है। गिर गाय जो है, आप उसकी पहचान तो आप जानते ही हैं, उसके कान नीचे को लटके होते हैं और गल कंबल जो है वो हैंगिंग सा होता है और ब्राउन कलर में आती है। जी। तो गिर नस्ल की गाय का दूध भी अच्छा है और उस दूध के बहुत सारे फायदे भी हैं। तो आप बिल्कुल इसमें सिर्फ आप एक चीज ध्यान कीजिएगा, जब आप गाय को सेलेक्ट करने जाएं तो गाय का सिर्फ बाह्य फिनोटाइप की बजाय उसका जीनोटाइप भी जरूर देखें और उसकी पेडिग्री का रिकॉर्ड अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है कि उसके माता पिता का जो डिटेल है वो इनाफ पोर्टल भी है, सरकार ने, भारत सरकार ने शुरू किया, जिसपे सभी पशुओं की डिटेल होती है। बिल्कुल, और पोर्टल का लाभ भी आप उठा सकते हैं। तो आशीष जी, बहुत ही अच्छा चुनाव आपने किया है अपने लिए और डॉक्टर पुनीता ने भी आपको सुझाव दिया है कि बिल्कुल सही चुनाव है आपका। डॉक्टर पुनीता और डॉक्टर तोमर, आप दोनों लगातार हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहें और बहुत ही अहम जानकारी आप दोनों ने साझा की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने विस्तार से जाना आज कि किस तरह से डेयरी फार्मिंग आप कर सकते हैं और इससे आपको अच्छी आमदनी हो सकती है। साथ ही भेड़ और बकरी पालन को अगर आप वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हेलो किसान कार्यक्रम के कल के विषय के बारे में आपको यहाँ पर बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों पर चर्चा होगी वो है प्राकृतिक खेती और कटहल की खेती। तो इन विषयों पर कल के कार्यक्रम में चर्चा होगी और आप भी अपने सवालों के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सवाल हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। साथ ही दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और इस कार्यक्रम को दोबारा देखकर आप तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और अहम विषय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।